जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने यूपी पुलिस से एग्ज़ाम से संबंधित मैंने एक मानसिक अभिरुचि का मेंटल एप्टीट्यूड का मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था 13 पॉइंट्स में। उनमें से एक जो टॉपिक है वह है जनहित। आपका जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट। आज हम पब्लिक इंटरेस्ट पर चर्चा करते हुए उसको समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रश्न नहीं आते हैं कि जनहित क्या होता है, परिभाषा लिखो। इस तरीके से आपको केस स्टडी की तरह एक क्वेश्चंस आते हैं। उस तरीके से हमें पहले डीप में हमें जनहित शब्द को समझना होगा, जनहित शब्द क्या होता है, क्योंकि शब्द को समझ लेंगे तो हमें सार रूप पता चल जाएगा किस तरीके से हमारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। उस तरीके से हम समझेंगे जनहित पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। जनहित का सामान्य अर्थ सार्वजनिक हित से है। जनहित का सामान्य अर्थ सार्वजनिक हित से है। सार्वजनिक हित का आशय है कि सभी का हित, सभी का हित यानी सभी पूरे संपूर्ण समाज का हित। इसे सामूहिक रूप से जनता के हित के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनता का हित यानी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का हित किया जाता है। इसकी अवधारणा जो कि जनहित की अवधारणा है वे एक लोकहितवाद या प्रजातंत्र सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। जनहित की अवधारणा, जनहित शब्द ही अपने आप में सर्वोपरि है। इसमें जो सभी चीज़ों को समाहित किया गया है कि लोकहितवाद ये लोगों का हित, प्रजातंत्र यानी प्रजा का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा, किसी भी तरीके से जो प्रजा चाहती है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं सामाजिक न्याय, समाज में किस तरीके का न्याय होना चाहिए वे भी एक जनहित के द्वारा ही तय किया जाता है कि उसको ही सफल बनाने के लिए जनहित की अवधारणा को गठित किया गया। उसी तरीके से कहते हैं कि आज वैश्विक स्तर पर जनहित एक सैद्धांतिक मुद्दा बन चुका है। पूरे वर्ल्ड स्तर पर जनहित को सैद्धांतिक मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत, हमारा जो भी हमारे सिद्धांत है समाज के, उनको ध्यान में रखते हुए जनहित की जो भी आवश्यकता है, जो भी उनकी कार्य प्रणाली है, उनको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है और जनहित को क्या चाहिए उस तरीके से अपने कानूनों को बनाना है। उसी तरीके से आगे चर्चा करते हैं। जनहित उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य लाभान्वित हो। जनहित का आशय है कि प्रत्येक मनुष्य को उसका हक मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का विवरण दे रखा है, वे सभी अधिकार जनहित से बहुत ज़्यादा ही निकटता का संबंध रखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अधिकार है कि वो लाभ प्राप्त करे। जो भी लाभ है, सामाजिक प्राणी होने के नाते वे लाभ प्राप्त करें। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जनहित आपके लिए महत्वपूर्ण है। कि समाज के एक वर्ग को लाभ तथा दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया की उपेक्षा कर समता या सामाजिक न्याय की स्थापना ही जनहित का उद्देश्य है। आपको समझना होगा कि जनहित का उद्देश्य क्या है। जनहित का उद्देश्य है कि समाज के एक वर्ग को लाभ तथा दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया की उपेक्षा करना, यानी उपेक्षा करना, उसको नकारना। यानी एक वर्ग को तो आप लाभ दे रहे हैं, दूसरे वर्ग को लाभ नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी हमारे समाज में द्वंद्व की संभावना बन जाएगी और एक तरीके से लड़ाई झगड़ों की संभावना और ज़्यादा उभर कर आती है। इसलिए कह रहे हैं कि उन दोनों स्थितियों की उपेक्षा कर समता, यानी हमारे संविधान की हमारी पृष्ठभूमि ही समता की और हमें इंगित करती है कि आपके प्रियम्बल में, प्रस्तावना में समता को ही एक स्पष्ट तरीके से अधिकार बताया गया है। समता, सामाजिक न्याय की स्थापना ही जनहित का उद्देश्य है कि वो समाज में समता स्थापित करे और सामाजिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसको एक तरीके से कायम कर सके। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है। हम जानते हैं कि समाज एक व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि सार्वजनिक हित कहते हैं कि व्यक्तियों का हुक अपना ही हक होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वहीं सार्वजनिक हित या जनहित की बात समाज के सापेक्ष ही की जा सकती है। समाज के सापेक्ष ही की जाती है, यानी समाज को ध्यान में रखकर ही उनके हितों का चुनाव किया जाता है कि समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है। वही सामाजिक हित जो है आपका एक तरीके से सर्वोपरि माना जाता है जनहित के उद्देश्य के रूप में। वहीं आप समझने का प्रयास करें कि ये जो एक जनहित एक व्यापक बहस का मुद्दा है। जनहित व्यापक बहस का मुद्दा क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपने अधिकारों के लिए इतना जागरूक हो चुका है, किसका अधिकार दूसरे का एक तरीके से कर्तव्यों का हनन कर रहा है, थर्ड पर्सन का
जो कर्तव्य है वो चौथे पर्सन का हनन कर रहा है मूल अधिकारों का। इस तरीके से एक तरीके से कुछ लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अधिकार को रखते हैं, याद रखते हैं कि हमारा ये हमें संविधान में अधिकार मिल चुका है, लेकिन वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। यदि व्यक्ति कर्तव्य को भूल जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके अधिकारों का भी हनन करेगा, दूसरे के अधिकारों का भी हनन करेगा। इसीलिए संविधान में कर्तव्यों और मूल अधिकारों को व्यापक तरीके से समझाया गया है कि ये व्यापक बहस का मुद्दा है कि जनहित मानव अधिकारों को संपोषित करती है। जनहित जो है मानव अधिकारों को संपोषित करती है, यानी उनको फलीभूत करती है, उनको पोषित करती है या उसे विनष्ट कर देती है। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है कि किस सीमा तक सामाजिक हित तथा व्यक्ति हितों में सामंजस्य हो सकता है तथा कहाँ तक सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हितों में संघर्ष की स्थिति होती है। कि बहस का मुद्दा है कि कहाँ पर सामाजिक हित है, कहाँ नहीं है। इस चीज़ को समझते हुए हमें जनहित को कायम रखना होगा कि दोनों ही व्यक्ति को, दोनों ही पार्टी को अपने अपने अधिकारों के तहत अपना अपना लाभ मिल सके, किसी को हानि ना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्देशक है। भारत का जो संविधान है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्देशक है कि लोकतांत्रिक आपकी व्यवस्था है किस प्रकार से होगी। उसी तरीके से संविधान में जनहित की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है अलग अलग तरीके से, लेकिन मूल रूप से जनहित को कहीं भी आपको संविधान में नहीं बताया गया है। वही संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में जनहित या जनवाद की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित मुद्दों पर प्रकाश डाला है। समझने का हम प्रयास करेंगे कि संविधान में स्पष्ट रूप से जनहित की या जनवाद की परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन अन्य प्रावधानों के तहत आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि आपको जनहित के द्वारा किस तरीके से समाज में आपको अपनी व्यवस्था कायम रखनी है, अपनी व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखना है। कि संविधान में डायरेक्टली तो आपको नहीं दिया गया है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि कहाँ संविधान में जनहित के बारे में बताया गया है अप्रत्यक्ष तरीके से। कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है, ये जनहित से जुड़े हुए होते हैं। इन मूल अधिकारों में जनहित अर्थात सार्वजनिक हितों को संरक्षण दिया गया है। जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। उसी तरीके से कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके जनहित, उसके हितों को भी संरक्षण दिया गया है। तो आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि समाज में जो सामाजिक हित है उसके अधिकारों का संरक्षण करना है। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जनहित को समय समय पर परिभाषित कर सरकार को उन संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश देती है। कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर कोई भी निर्णय आता है तो अपने निर्णयों के द्वारा बताती है कि किस व्यक्ति के अधिकार को किस तरीके से आपको परिभाषित करना चाहिए। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो जनहित है, जनहित को किस तरीके से आपको संविधान में बताया गया है कि जनहित है। आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया, इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि जनहित है। किस तरीके से आप उसको जांच सकते हैं कि जनहित ही हमारे लिए संविधान में बताया गया है। कि जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायालय से ली गई है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को शक्ति है। जो न्यायिक अवधारणा है, जो हमारी जनहित याचिका है, वो सक्रिय न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को शक्ति दी गई है। क्योंकि ये एक तरीके से संवैधानिक अवधारणा तो नहीं है, लेकिन संविधान में आपके मनुष्य के अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। तो ये एक अलग से बताया गया है कि जनहित कानूनी तरीके से आपको बताया गया है कि जनहित कानूनी तौर पर एक व्यापक टॉपिक है। उसके द्वारा बताया गया है कि आपके मूल अधिकारों का यदि हनन होता है किसी भी तरीके से, तो वह जनहित के द्वारा अपनी याचिका दे सकता है अदालत में। उसी तरीके से हम प्रयास करेंगे कि समझने का प्रयास करते हैं कि केवल केंद्र या राज्य सरकार एवं सरकारी प्राधिकरणों के खिलाफ ही याचिका दायर की जा सकती है, व्यक्तिगत याचिका दायर नहीं की जा सकती। आपको समझने का प्रयास करना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कि जनहित याचिका होती है हमेशा सरकारी प्राधिकरणों के खिलाफ दायर की जाती है, किसी के व्यक्तिगत तौर के नहीं। कि ऐसा होता है कि दो पक्षों में लड़ाई हो गई है कि हम
एक तरीके से जो गांव मोहल्ले की बातें होती हैं कि हम ये इधर कूड़ा नहीं डलना चाहिए, इधर कूड़ा डलना चाहिए, तीसरा पर्सन कहता है वहाँ डलना चाहिए, चौथा पर्सन वहाँ कहता है वहाँ डलना चाहिए। इस तरीके से जो विवाद होते हैं उसमें जनहित याचिका आप नहीं दायर कर सकते। जनहित याचिका आप तभी दायर कर सकते हैं जब आपका कोई भी मूल अधिकार हनन हो सरकारी प्राधिकरणों के द्वारा। यानी सरकार किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं, वो आपका काम करने से मना करते हैं, तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए कहा गया ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आपकी सरकारी प्राधिकरणों के खिलाफ ही आप सिर्फ दायर कर सकते हैं। आपको समझने का यहाँ पे प्रयास करना है। प्रश्न में बन सकता है, घुमा फिरा के प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ पर। उसी तरीके से हम आगे देखने का प्रयास करते हैं कि जनहित याचिका को केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है, किसी भी जिले की न्यायालय में नहीं किया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय और हमारा उच्च न्यायालय में कौन सा आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 266 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों का हनन होने पर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा हम अपनी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके DPS भी जो है फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत हैं, जो भी तत्व हैं हमारे, उनमें भी आपको जनहित के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 39A के अनुसार, जो कि भाग 4 में DPSP अनिवार्य एवं विधिक सहायता देता है। ये विधिक सहायता देता है, निःशुल्क तरीके से आपको विधिक सहायता लेने का अधिकार है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा जनहित याचिका। भारत में जो जनहित याचिका के जो एक तरीके से अग्रदूत रहे हैं वो हैं R कृष्ण अय्यर एवं न्यायमूर्ति PN भगवती। दोनों ही एक तरीके से भारत में जनहित याचिका के आपके अग्रदूत रहे हैं। अग्रदूत रहे कि यानी इन्होंने ही अपना सर्वाधिक योगदान दिया था जनहित याचिका को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से कुछ केसेस वगैरह भी है कि पहला है बिहार भागलपुर हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। इसमें भी आपको बताया गया था कि किस तरीके से जनहित याचिका पर हम काम कर सकते हैं, ये जनहित याचिका होती क्या है, जनहित होता क्या है। उसी तरीके से मैं आगे आपको समझाने का प्रयास करूंगी। और भी केसेस हैं, जैसे कि एक केस है पुष्पा कपिला हिंगोराली करके, जो कि जनहित याचिका की जननी कहा जाता है उनको। किसको कहा जाता है? एक पुष्पा करके है, पुष्पा कपिला हिंगो रानी है, जो कि आपकी जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। इनको जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। उसी तरीके से और भी ज़्यादा अधिकार आपको इनडायरेक्टली दिए गए हैं कि किस तरीके से हम जनहित याचिका को अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे अधिकारों का हनन होने पर हम किस तरीके से जनहित के द्वारा अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। हम ऐसे ही आगे टॉपिक्स पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।